मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए बेटा, पिछली वीडियो में अपन ने अध्ययन किया था मृदा जल के वर्गीकरण के बारे में। मृदा जल आप लोगों को 5 प्रकार का बताया गया था, जिसमें पहले था वाहित जल, दूसरा गुरुत्वीय जल, तीसरा केशिका जल, इसके अलावा फोर्थ था आर्द्रताग्राही जल, इसके अलावा पांचवा था रासायनिक बंधित जल। इन पांचों जलों में से जो केशिका जल होता है, कैपिलरी जो वाटर होता है, उन्हें पादप आसानी से अवशोषित कर पाते हैं। इसके बाद में आप लोगों को बताया गया था जल अवशोषण के लिए मूल तंत्र के बारे में। मूल तंत्र के आप लोगों को 4 क्षेत्र बताए गए थे, जिनमें सबसे पहला था आपका मूल गोप क्षेत्र, रूट कैप, जो क्या करता है, प्रोटेक्शन का कार्य करता है। इसके अलावा दूसरा होता है बेटा विद्युत क्षेत्र, तीसरा दीर्घीकरण क्षेत्र और चौथा था बेटा मूल रोग क्षेत्र। इन चारों क्षेत्रों के बारे में अपन ने क्या किया था, डिस्कस किया था। अब जो अपना जल अवशोषण का टॉपिक था, उसमें नेक्स्ट बात आती है बेटा जल अवशोषण की क्रियाविधि, मैकेनिज्म ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन। जल अवशोषण की क्रियाविधि के बारे में अपन क्या करेंगे, बात करेंगे। देखिए बेटा, जल अवशोषण की जो क्रियाविधि है वो 2 विधियों द्वारा संपन्न होती है। ऐसा वैज्ञानिक कौन सा था बेटा, क्रेमर नामक वैज्ञानिक ने बताया था कि जो जल अवशोषण की क्रियाविधि होती है, कब बताया था, 1949 में। वो 2 स्वतंत्र विधियों द्वारा क्या होती है, संपन्न होती है। जिनमें पहली विधि की बात करें तो वो होती है बेटा सक्रिय अवशोषण, जिन्हें अपन क्या बोलते हैं, एक्टिव एब्जॉर्प्शन, जिन्हें बोलते हैं एक्टिव एब्जॉर्प्शन। इसके अलावा दूसरी जो विधि होती है उसे अपन बोलते हैं निष्क्रिय अवशोषण, पैसिव एब्जॉर्प्शन। अब क्रेमर ने 1949 में बता दिया कि जो वाटर एब्जॉर्प्शन होता है, जल अवशोषण होता है, वो 2 सक्रिय विधियों द्वारा संपन्न होता है। पहला होता है बेटा सक्रिय जल अवशोषण, इसके अलावा दूसरा होता है निष्क्रिय जल अवशोषण। सबसे पहले अगर अपन बात करें एक्टिव एब्जॉर्प्शन के बारे में, सक्रिय जल अवशोषण के बारे में, तो जो सक्रिय जल अवशोषण की जो प्रक्रिया होती है वो मूल के मूल रोगों द्वारा संपन्न होती है, या फिर अपन कह सकते हैं जब पादप के मूल रोग जल को अवशोषित करते हैं तो वह अवशोषण की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है, सक्रिय अवशोषण कहलाती है। जो सक्रिय अवशोषण की प्रक्रिया है उनमें मूल रूप से कौन भाग लेते हैं, मूल रोग भाग लेते हैं, जिनके द्वारा जल मूलीय कोशिकाओं से होता हुआ जाइलम तक पहुंचता है और जाइलम से फिर पादप के विभिन्न भागों तक क्या कर दिया जाता है, पहुंचा दिया जाता है। अब एक्टिव एब्जॉर्प्शन को भी लगभग कितने कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। पहली कैटेगरी की अगर अपन बात करें तो वो होता है बेटा परासरणी प्रक्रम द्वारा जल का सक्रिय अवशोषण, मतलब ओस्मोटिक मैकेनिज्म द्वारा। किनके द्वारा, ओस्मोटिक मैकेनिज्म के द्वारा जल पादप के विभिन्न भागों तक क्या किया जाता है, पहुंचाया जाता है। इसके अलावा दूसरा होता है बेटा नॉन ओस्मोटिक मैकेनिज्म, मतलब अपरासरणी प्रक्रम के द्वारा, नॉन ओस्मोटिक मैकेनिज्म के द्वारा जल का अवशोषण। तो सक्रिय जल अवशोषण कितने प्रकार का हो गया, 2 प्रकार का, एक तो परासरणी प्रक्रम द्वारा सक्रिय जल अवशोषण, इसके अलावा अपरासरणी प्रक्रम द्वारा जल का अवशोषण। देखिए परासरणी प्रक्रम के बारे में सबसे पहले वैज्ञानिक था कौन सा, डुट्रोचैट। कौन सा वैज्ञानिक था, डुट्रोचैट, जिन्होंने 1837 में स्पष्ट किया था कि पादपों में जो जल अवशोषण होता है वो परासरणी प्रक्रम के द्वारा क्या होता है, संपन्न होता है। इसके बाद में 1916 में वैज्ञानिक आए बेटा अर्स्प्रिंग एवं ब्लूम। इन्होंने जो ओस्मोटिक मैकेनिज्म थी उनको विस्तृत रूप से क्या किया, व्याख्यात किया।
तो ऑस्मोटिक मैकेनिज्म के बारे में सबसे पहले तो ड्यूट्रोचैट ने बताया था। इसके बाद में 1916 में आर स्प्रिंग और ब्लूम ने परासरणिक प्रक्रम द्वारा होने वाले जल अवशोषण की विस्तृत व्याख्या की थी, जिनके अनुसार आर स्प्रिंग के अनुसार यह बताया गया था कि जो पादपों में जल अवशोषण की प्रक्रिया होती है, उनमें जो जल अवशोषण होता है सबसे पहले कहां पर आता है बेटा, मूल रोम की वलकुट कोशिकाओं में। कहां पर आता है, मूल रोम की वलकुट कोशिकाओं में आता है। और वलकुट कोशिकाओं से यह विभिन्न भागों तक होता हुआ एंडोडर्मिस अंतःस्थ तक त्वचा तक पहुंचता है। कहां तक पहुंचता है, अंतःस्थ त्वचा तक पहुंचता है। इसके बाद में परिरंभ वाले भाग तक पहुंचता है, पेरिसाइकिल वाले रीजन तक पहुंचता है, और पेरिसाइकिल से फिर ये कहां पर पहुंचा दिया जाता है बेटा, जाइलम तत्वों तक क्या कर दिया जाता है, पहुंचा दिया जाता है। तो ड्यूट्रोचैट, आर स्प्रिंग एवं ब्लूम के अनुसार यह बताया गया था कि सबसे पहले जल का अवशोषण वो इनके द्वारा मूल रोम की कोर्टेक्स कोशिकाओं द्वारा किया जाता है। अब इन कोर्टेक्स से जो जल निकल करके परासरणिक प्रक्रम द्वारा एंडोडर्मिस पेरिसाइकिल से होता हुआ कहां तक पहुंचता है, जाइलम वाले भाग तक पहुंचता है। अब जो जाइलम के तत्व होते हैं, इस जल को पादप के विभिन्न भागों तक क्या कर देते हैं, स्थानांतरित कर देते हैं। देखिए, अगर अपन मूल रोम की आंतरिक संरचना की बात करें तो सबसे बाहर की तरफ क्या पाई जाती है बेटा, एपिडर्मिस। सबसे बाहर की तरफ क्या पाई जाती है, एपिडर्मिस पाई जाती है, दैट इज एपिडर्मिस, बाह्य त्वचा। इसके बाद में जस्ट इनके नीचे क्या पाई जाती है, वलकुटीय कोशिकाएं। कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं, वलकुट कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये लीजिए, ये क्या है, वलकुट की कोशिकाएं हैं। काफी विस्तृत क्षेत्र होता है। जो वलकुट वाला भाग होता है वो मृदुतकीय कोशिकाओं से क्या होता है, निर्मित होता है। इनके जस्ट नीचे क्या पाई जाती है, एंडोडर्मिस। क्या पाई जाती है बेटा, एंडोडर्मिस पाई जाती है। फिर इनका पेरिसाइकिल वाला भाग होता है, पेरिसाइकिल वाला भाग, या फिर इनका कौन सा होता है, स्टेलिक रीजन होता है, जिनमें क्या पाए जाते हैं बेटा, जाइलम एवं फ्लोएम क्या उपस्थित पाए जाते हैं, जाइलम एवं फ्लोएम उपस्थित पाए जाते हैं। और जाइलम और फ्लोएम की जो अवस्था होती है वो क्या कहलाती है, स्टील कहलाती है या फिर रंग कहलाती है। अब मूल रोमों के द्वारा जो जल अवशोषण होता है वो एपिडर्मिस की रंध्र द्वारा कहां तक पहुंचता है, कोर्टेक्स की कोशिकाओं तक पहुंचता है। कहां पर पहुंचता है, कोर्टेक्स की वलकुट की कोशिकाओं तक पहुंचता है। तो जो वलकुट की कोशिकाएं होती है, किनकी कोशिकाएं होती है, वलकुट की कोशिकाएं होती है, उनका जो विसरण दाब न्यूनता होती है वो कैसी पाई जाती है, कम पाई जाती है। जबकि जो जाइलम की कोशिकाएं होती है उनकी विसरण दाब न्यूनता क्या होती है, अधिक पाई जाती है। तो मैंने क्या कहा है कि जो वलकुट की कोशिकाएं हैं उनकी विसरण दाब न्यूनता क्या होती है, कम होती है, जबकि जाइलम की कोशिकाओं की विसरण दाब न्यूनता क्या होती है, कम होती है। जब आप लोगों को बताया गया था कि विसरण दाब न्यूनता क्या होती है, कम होती है, तो जिन कोशिकाओं में विसरण दाब न्यूनता कम है, कोर्टेक्स में विसरण दाब न्यूनता क्या है, कम है, तो यहाँ पर जल की क्या पाई जाती है बेटा, अधिकता पाई जाती है। जल की क्या पाई जाती है, अधिकता पाई जाती है। और जहां पर विसरण दाब न्यूनता क्या होती है, अधिक होती है, वहां पर जल कैसा पाया जाता है बेटा, कम मात्रा में पाया जाता है। जल क्या होता है, कम मात्रा में पाया जाता है। अब जल विभोग प्रवणता के अनुसार वलकुट की कोशिकाओं से जल निकल करके कहां तक जाता है बेटा, अंतःस्थ त्वचा से होता हुआ, परिरंभ से होता हुआ कहां तक पहुंचता है, जाइलम की कोशिकाओं तक पहुंचता है। पहली बात तो ये, कोर्टेक्स की कोशिकाओं का डीपीटी कम, जबकि जाइलम की कोशिकाओं का डीपीटी कैसा होता है, अधिक होता है। इसकी वजह से ही जल वलकुट की कोशिकाओं से निकल करके एंडोडर्मिस और परिरंभ से होता हुआ कहां तक पहुंचता है, जाइलम तत्वों तक क्या होता है, पहुंचता है। और फिर जाइलम से विभिन्न भागों तक क्या कर दिया जाता है, स्थानांतरित कर दिया जाता है। दूसरी बात आती है, ये जो वलकुट की कोशिकाएं एक दूसरे के क्या होती है, नजदीक पाई जाती है, एक दूसरे के क्या होती है, नजदीक पाई जाती है। तो वलकुट की कोशिकाओं का जो कोशिका रस होता है, वलकुट की कोशिकाओं का जो कोशिका रस होता है, वहां पे जो परासरण दाब पाया जाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर पाया जाता है, वो कितना पाया जाता है, 2 से 8 एटीएम। कितना पाया जाता है, 2 से 8 एटीएम। इसके अलावा इनके कंपैरिजन में बात करें, जो सॉइल वाटर होता है,
मृदा जो जल होता है उनका पराशर दाब ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो कितना पाया जाता है, 1 एटीएम। कितना पाया जाता है, 1 एटीएम। तो कहने का मतलब ये हुआ सोइल जो वाटर होता है उनका पराशर दाब कम होता है, जबकि वलकुट की कोशिकाएं जो होती है उनका पराशर दाब इनकी अपेक्षा क्या होता है, अधिक होता है। अब अगली बात आती है, मैंने आप लोगों को बताया था कि जो शुद्ध जल होता है, वाटर होता है, उसका जो पराशर दाब होता है वो कैसा माना जाता है, शून्य माना जाता है। कितना माना जाता है, शून्य माना जाता है। अगर शुद्ध जल में अपन किनको डाल दे बेटा, सोल्यूट को डाल दे, मतलब विलेय को क्या कर दे, डालते जाए। शुद्ध जल में किनको डालते जाए, विलेय को डालते जाए, तो इनका जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो धनात्मक होता जाता है, मतलब क्या होता जाता है, बढ़ता हुआ जाता है। अब शुद्ध जल में विलेय के कण को अपन डाल रहे हैं तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। तो अपन ये समझ सकते हैं कि जो सोइल वाटर होता है, मृदा जल होता है, उनका दाब तो कितना होता है, 1 एटीएम। कितना होता है, 1 एटीएम। तो यहाँ पर विलेय की मात्रा क्या होती है बेटा, कम पाई जाती है। विलेय की मात्रा क्या होती है, कम पाई जाती है। और विलायक क्या होता है, अधिक पाया जाता है। विलायक क्या होता है, अधिक पाया जाता है, क्योंकि विलायक के रूप में क्या पाया जाता है, जल पाया जाता है। जबकि वलकुट की कोशिकाओं का जो कोशिका रस होता है उनका पराशर दाब 2 से 8 इनकी अपेक्षा क्या है, अधिक है। तो वलकुट की कोशिकाओं का ऑस्मोटिक प्रेशर 2 से 8 एटीएम है। तो यहाँ पर विलायक जो जल होता है वो तो क्या पाया जाता है, कम पाया जाता है, जबकि विलेय क्या होता है, अधिक पाया जाता है। विलेय क्या होता है, अधिक पाया जाता है। जब विलेय यहाँ पर क्या है, अधिक है, तो जल की मात्रा क्या है, कम है। तो ऐसी स्थिति में मृदा जल ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से कहां तक पहुंचता है, वलकुट की कोशिकाओं तक पहुंचता है। यहाँ पर पराशर दाब कितना है मृदा जल का, 1 एटीएम। यहाँ पर कितना है बेटा, 2 से 8 एटीएम। यहाँ पर जल की सांद्रता, जल काफी अधिक मात्रा में पाया जाता है। यहाँ पर जो जल होता है वो कैसा पाया जाता है, कम पाया जाता है। तो मृदा जल वलकुट की कोशिकाओं से, वलकुट की कोशिकाओं में क्या करता है, प्रवेश करता है। वलकुट की कोशिकाओं में क्या करता है, प्रवेश करता है। फिर ये धीरे धीरे पास वाली कोशिकाओं से होता हुआ एंडोडर्मिस, और एंडोडर्मिस से कहां तक पहुंचता है, जाइलम तक पहुंचता है। और फिर जाइलम से पादप के विभिन्न भागों तक क्या कर दिया जाता है, स्थानांतरित कर दिया जाता है। इस प्रकार का जो अवशोषण होता है वो क्या कहलाता है, सक्रिय जल अवशोषण कहलाता है। और परासरणी प्रक्रम द्वारा जो जल अवशोषण होता है वो इन कोशिकाओं के डीपीडी और ऑस्मोटिक प्रेशर के कारण होता है। तो परासरणी प्रक्रम में मेन रोल डीपीडी का होता है, विसरण दाब न्यूनता का। इसके अलावा ऑस्मोटिक प्रेशर का होता है। दोनों ही बातें आप लोगों के सामने स्पष्ट कर दी गई हैं। इसी कारण से मृदा जल वलकुट की कोशिकाओं से होता हुआ एंडोडर्मिस तक पहुंचता है, और एंडोडर्मिस से जाइलम, और जाइलम से पादप के विभिन्न भागों तक क्या कर दिया जाता है, पहुंचा दिया जाता है। अब दूसरी बात आती है किसके बारे में, नॉन ऑस्मोटिक मैकेनिज्म के बारे में, अपरासरणी प्रक्रम द्वारा सक्रिय जल अवशोषण। अब देखिए, अपरासरणी जो प्रक्रम होता है उसके दौरान क्या होता है कि इनमें जो जल होता है बाहर की तरफ तो उनकी सांद्रता कैसी पाई जाती है, कम पाई जाती है। बाहर की तरफ उनकी सांद्रता क्या होती है, कम पाई जाती है। जबकि जो वलकुट की कोशिकाएं होती है वहां पर जल की कंसंट्रेशन क्या होती है, अधिक पाई जाती है। मतलब बाहरी जो वातावरण है, मृदा जो जल है वो तो उसमें विलायक मतलब जल की मात्रा कम पाई जाती है, जबकि वलकुट की कोशिकाओं में जल की मात्रा क्या होती है, अधिक पाई जाती है। तो ऐसी स्थिति में होना क्या चाहिए कि जल निकल करके कहां पर जाए, मृदा में जाए। कहां पर जाए, मृदा में जाए। लेकिन अपन ने इनको क्या कहा है, अपरासरणी प्रक्रम। मतलब परासरण प्रक्रम में तो क्या हो रहा था कि बाहर की तरफ विलायक अधिक था, वलकुट की कोशिकाओं में विलायक कम था। तो जल विभव प्रवणता के अनुसार क्या करता है, वलकुट की कोशिकाओं में आसानी से क्या कर जाता है, प्रवेश कर जाता है, और जाइलम के विभिन्न भागों तक क्या हो जाता है, पहुंच जाता है। लेकिन अब कंडीशन क्या है, बिल्कुल विपरीत है। मृदा जो जल है वो तो कम है, वो तो उसमें विलायक क्या है, कम है, जबकि वलकुट की कोशिकाओं में विलायक की सांद्रता क्या है, अधिक है। ऐसे में जल कहां पर, वलकुट की कोशिकाओं से निकल करके कहां पर जाना चाहिए, बाहर जाना चाहिए। लेकिन ऐसी स्थिति में किनको काम में लिया जाता है बेटा, ऊर्जा को काम में लिया जाता है, एटीपी को काम में लिया जाता है। और ये एटीपी कहां से प्राप्त की जाती है बेटा,
पादपों में जो रेस्पिरेशन की प्रक्रिया होती है, श्वसन की जो प्रक्रिया होती है, इस श्वसन की प्रक्रिया के द्वारा जो ऊर्जा मुक्त होती है, उस ऊर्जा को काम में लेकर के विदाउट ओस्मोटिक, नॉन ओस्मोटिक मैकेनिज्म के तहत जल बाहर से वलकुट की कोशिकाओं में क्या करवाया जाता है, प्रवेश करवाया जाता है। जब पादपों में श्वसन की प्रक्रिया तेज चल रही होती है तो जल अवशोषण की प्रक्रिया क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और जब पादपों में श्वसन की दर क्या होती है, कम होती है, तो जल अवशोषण की प्रक्रिया क्या हो जाती है, घट जाती है। तो ये अपने पास में दो थे, एक तो कौन सा था, ऑस्मोटिक मैकेनिज्म, इसके अलावा दूसरा कौन सा था, नॉन ऑस्मोटिक मैकेनिज्म। अब अगली बात आती है किनके बारे में बेटा, पैसिव एब्जॉर्प्शन के बारे में, निष्क्रिय अवशोषण के बारे में। ये जो निष्क्रिय जल अवशोषण होता है, इनमें जब पादपों में वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है, ट्रांसपिरेशन की जो प्रक्रिया होती है, उसके दौरान जल पादप की पत्तियों द्वारा बाहर की तरफ क्या कर दिया जाता है, निष्कासित कर दिया जाता है। मतलब तीव्र वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया जब संपन्न होती है तो कोशिकाओं का जो स्फीत दाब होता है, ट्रिगर प्रेशर जो होता है, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ट्रिगर प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जब इनका जो ट्रिगर प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो जल में एक तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है। वो तनाव पादप के वलकुट, एंडोडर्मिस या सभी भागों से होता हुआ कहां तक पहुंचता है बेटा, मूल की कोशिकाओं तक पहुंचता है। कहां तक पहुंचता है, मूल की कोशिकाओं तक पहुंचता है। तो मूल में एक प्रकार का जल के लिए तनाव उत्पन्न होता है। ऐसी स्थिति में क्या करती है बेटा, वो जल को चूसती है, मतलब जल का शोषण दाब क्या करता है, बढ़ जाता है। ठीक है, जब एक दाब क्या हो जाता है, चूषण दाब क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, तो ऐसी स्थिति में मूल रूप कोशिकाएं मृदा जल को क्या करती हैं, ग्रहण करती हैं। जब वो मृदा जल को ग्रहण करती हैं कोशिकाओं को स्फीत रखने के लिए, तो वो जल धीरे धीरे मूल रोमों से होता हुआ वलकुट कोशिकाओं में, एंडोडर्मिस में, पेरिसाइकिल में, और अंततः जाइलम वाहिकाओं तक क्या हो जाता है, पहुंच जाता है। फिर जाइलम वाहिकाएं इस जल को पादप के विभिन्न भागों तक क्या कर देती है, स्थानांतरित कर देती है। इस प्रकार का जो अवशोषण कहलाता है वो कौन सा कहलाता है, निष्क्रिय जल अवशोषण कहलाता है। ठीक है, अब पहली बात तो किनके बारे में होगी, एक्टिव एब्जॉर्प्शन के बारे में। दूसरी बात किनके बारे में होगी बेटा, पैसिव एब्जॉर्प्शन के बारे में। अब अपन बात करें किनके बारे में, जल गमन पथ के बारे में। किनके बारे में, जल गमन पथ के बारे में। तो पादपों में शुरुआती अवस्था में जो जल गमन होता है वो एपोप्लास्ट द्वारा होता है। उसके कुछ समय पश्चात जो जल का गमन होता है वो सिम्प्लास्ट प्रकार का होता है। अब बात करें अपन एपोप्लास्ट क्या होता है, इसके अलावा सिम्प्लास्ट क्या होता है, एपोप्लास्ट क्या होता है और सिम्प्लास्ट क्या होता है। जब शुरुआती अवस्था में मूल रोम जल को क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं, तो जो जल का मार्ग होता है वो कोशिका भित्ति, इसके अलावा अंतराकोशिकीय स्थानों से होकर के कहां तक पहुंचता है, जल तक पहुंचता है। कोशिका भित्ति वाला भाग हो गया। अब वलकुट की कोशिकाओं के बीच में जो स्थान पाया जा रहा है उनमें से होता हुआ जल कहां तक पहुंचता है बेटा, जाइलम तक पहुंचता है। तो इस प्रकार का जो पथ होता है वो कैसा कहलाता है, एपोप्लास्ट। इस प्रकार का जो पथ होता है वो क्या कहलाता है, एपोप्लास्ट, जो बहुत कम समय के लिए होता है। दूसरा जल गमन पथ होता है वो कौन सा होता है बेटा, सिम्प्लास्ट प्रकार का। ऐसे में क्या होता है, जल कोशिका भित्ति से होकर के कोशिकाओं में पहुंचता है और कोशिका द्रव से होता हुआ कहां तक पहुंचता है बेटा, जाइलम वाहिकाओं तक पहुंचता है। तो जब जल कोशिका द्रव में से होता हुआ कहां तक पहुंचता है, जाइलम तक पहुंचता है, तो इस प्रकार का जो पथ होता है वो कैसा कहलाता है, सिम्प्लास्ट प्रकार का। इसके अलावा जब जल अंतराकोशिकीय स्थानों से होता हुआ जाइलम तक पहुंचता है तो इस प्रकार का पथ क्या कहलाता है, एपोप्लास्ट पथ कहलाता है। अब अपने पास में बात होगी एक्टिव एब्जॉर्प्शन के बारे में भी, इसके अलावा पैसिव एब्जॉर्प्शन के बारे में भी। अगली बात आती है बेटा जल अवशोषण को प्रभावित करने वाले कारक। जल अवशोषण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे पहला आता है बेटा टेम्परेचर। सबसे पहला कौन सा आता है बेटा, टेम्परेचर आता है, मतलब तापमान आता है। अगर अपन बात करें टेम्परेचर की, जब टेम्परेचर ऑप्टिमम स्टेज में होता है, मतलब तापमान कैसा होता है, उचित होता है, तो उचित तापमान की अवस्था में तो पादपों में जो जल अवशोषण होता है वो बढ़ जाता है। पादपों में जो जल अवशोषण होता है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अगर पादपों को उचित तापमान के अलावा
तापमान कम मिले या फिर तापमान अधिक मिले तो जल अवशोषण की दर क्या हो जाती है, घट जाती है। तो पहला प्रभावित करने वाला कारक कौन सा होता है, टेम्परेचर होता है, जिसके दौरान उचित तापमान की स्थिति में तो जल अवशोषण दर बढ़ता है, जबकि इसके अलावा उचित तापमान के अलावा कम हो या फिर अधिक हो तो जल अवशोषण की दर क्या हो जाती है, घट जाती है। इसके अलावा दूसरा आता है बेटा एरिएशन, दूसरा आता है एरिएशन ऑफ सॉइल, मतलब मृदा का एरिएशन, मतलब मृदा का वातन। अब मृदा के वातन की बात करें अपन, मृदा में अगर वायु अच्छे से पाई जा रही है, मृदा कणों के बीच में वायु क्या हो रही है बेटा, अच्छे से पाई जा रही है, तो ऐसी स्थिति में जल अवशोषण की दर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जल अवशोषण की दर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और मृदा में वातन क्या होता है, कम होता है, तो जल अवशोषण की दर क्या हो जाती है, घट जाती है। तीसरी बात आती है बेटा सोइल टाइप के बारे में। किनके बारे में, सोइल टाइप के बारे में, सोइल प्रकार के बारे में। अब मृदा का जो प्रकार है, मृदा अलग अलग प्रकार की पाई जाती है, जैसे बलुई मिट्टी है या फिर चीनी मिट्टी है, जिनमें जल धारण की मात्रा क्या होती है, अधिक पाई जाती है। चिकनी मिट्टी में जल क्या होता है, अधिक पाया जाता है। इसके अलावा बलुई मिट्टी में क्या होता है, कम पाया जाता है। तो मिट्टी के ऊपर भी जल अवशोषण की दर, मतलब मृदा के प्रकार के ऊपर भी जल अवशोषण की दर क्या होती है, प्रभावित होती है। अगर मृदा का टाइप, मतलब मृदा का प्रकार ऐसा है जिनमें उचित मात्रा में जल है, तो वो जल अवशोषण की दर को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। जल अवशोषण की दर को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। तो ये तीन कारक थे प्रभावित करने वाले कारक। पहला कौन सा होता है, टेम्परेचर, दूसरा एरिएशन ऑफ सॉइल, इसके अलावा तीसरा होता है बेटा सॉइल टाइप। तो ये थी बेटा अपने पास में मैकेनिज्म ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन, जल अवशोषण की क्रियाविधि, जिनमें अपन ने देखा सक्रिय जल अवशोषण के बारे में, निष्क्रिय जल अवशोषण के बारे में। सक्रिय जल अवशोषण में ऑस्मोटिक मैकेनिज्म एंड नॉन ऑस्मोटिक मैकेनिज्म, इसके अलावा पैसिव एब्जॉर्प्शन, इसके अलावा प्रभावित करने वाले कारक। नेक्स्ट वीडियो में अपन नेक्स्ट टॉपिक के बारे में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।